सवाल यात्रियों के नज़रिए से हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। यात्रियों के नज़रिए से सबसे पहला यात्री हमारे पास आते हैं मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं, सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजे गए राजदूत थे। इन्होंने पुस्तक लिखा था इंडिका। इंडिका में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, इन सारे तथ्यों का इन्होंने वर्णन किया था। कौन? मेगास्थनीज। इनके बाद आते हैं हमारे चीनी यात्री फाहियान मेंगसान, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं की है, इसीलिए उनको पढ़ना हम लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। फिर हम लोग चलते हैं, सीधा सीधा जाते हैं हम लोग 1017 में। 1017 में आते हैं अल-बरूनी। ये ख्वारिज़्म के रहने वाले, मोरक्को के रहने वाले थे, ख्वारिज़्म के रहने वाले थे। जब महमूद गजनबी ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया, तो चूंकि इनकी विद्वता से प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें मृत्युदंड नहीं देकर गजनी ले आया। लेकिन जब अल-बरूनी की जिज्ञासा उन्होंने भारत की तरफ देखा तो उन्हें भारत भी ले आया, क्योंकि भारत पर भी महमूद गजनबी का ही शासन था। इसलिए उनको लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और उन्होंने अल-बरूनी को भारत ले आया। अब प्रश्न ये उठता है कि अल-बरूनी को भारत आने की जिज्ञासा क्यों हुई? क्योंकि अल-बरूनी को भारत आने की जिज्ञासा क्यों हुई? क्योंकि अल-बरूनी भारतीय खगोल शास्त्र, भारतीय गणित, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, इन सारे तथ्यों का प्रशासनिक व्यवस्था, इन सारे तथ्यों का अध्ययन करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने अपना जिज्ञासा भारत आने के लिए व्यक्त किए। तो महमूद गजनबी ने इनको भारत ले आया। कब? 1017 में। जब 1017 में इनको भारत ले आया तो इन्होंने जब भारत को देखा तो इन्होंने भारत को सोने का चिड़िया बताया। क्या बताया? सोने का चिड़िया। भारत को इन्होंने सोने का चिड़िया बताया। इनका ये भी मानना था कि भारत में जितना सोना है उसका अगर 1/3 भी भारत के विकास में खर्चा किया जाए तो भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है उसका काया पलट हो जाएगा। परंतु भारतीय सोना का अधिकतम हिस्सा मंदिरों की शोभा बढ़ाने में किया जाता था, मंदिरों को सजाने में, मंदिरों को तरह तरह की कलाकारियों के लिए किया जाता था। तभी हम लोग देख भी सकते हैं कि जितने आक्रांता आए भारत में, उन्होंने सबसे पहला टारगेट मंदिर को ही बनाते थे। समझ में आया? सबसे पहला आप लोग अगर देखें तो जितने भी भारत को सोने का चिड़िया कहने वाले सबसे पहला यात्री कौन हो गए? अल-बरूनी हो गए। क्लियर? अल-बरूनी ने कौन सा पुस्तक लिखा था? किताबुल हिंद लिखा था। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। वैसे अल-बरूनी बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता होने के बावजूद भी भारत में उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। सबसे पहला समस्या था भाषाई समस्या। सबसे पहला क्या था? भाषा की समस्या। हमारे यहाँ क्या है, भारत में बहुत सारी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं होती है। बिहार में मैथिली, यूपी में भोजपुरी, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी, अलग अलग प्रदेशों की अपनी एक अलग भाषाएं हैं, जिसके कारण अल-बरूनी को भाषा को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। दूसरा दिक्कत हुआ उनको इतिहास को पढ़ने का या ऐतिहासिक अध्ययन, इतिहास का अध्ययन। चूँकि भारत में कोई ऐतिहासिक क्रमिक बुक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आधार था वेद, और वेद पर ब्राह्मण का अधिकार होने के कारण
किसी भी मुस्लिम शासक को मिलना या किसी भी मुस्लिम को मिलना बड़ी मुश्किल था। इसलिए इनको इतिहास को पढ़ने में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना हुआ। तीसरा दिक्कत हुआ इनको यातायात की समस्या। यातायात की समस्या, चूंकि भारत क्या था कि समाज प्रधान क्षेत्र होने के कारण सारी आवश्यकताएं एक ही क्षेत्र से पूरा कर लेते थे लोग, इसीलिए कोई यातायात का मुख्य साधन नहीं था और मुख्य मार्ग भी हम नहीं कह सकते हैं कि भारत में मार्ग उतना ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। तो ये भाषाई समस्या हुआ, इतिहास का अध्ययन में समस्या आ गया, यातायात की समस्या आया। ठीक है, ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपने पुस्तक में किताब-उल-हिंद में उन्होंने एक बात का और वर्णन किया, या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का, भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर उन्होंने कुठाराघात किया। उन्होंने आलोचना किया कि मैं वर्ण व्यवस्था का, क्योंकि भारत में वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में हमारा पूरा भारत बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण थे उनको ये माना जाता था कि वो राजा से भी ऊपर थे, और ऐसा कहना ये तर्क संगत है कि वो अपने आप को सर्वोपरि मानते थे। दूसरे तो क्षत्रिय, क्षत्रिय को देश की सेवा करना उनके ही अधिकार के अंतर्गत आता था, जिसमें राजा भी होते थे। क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य का काम था कृषि कार्य और व्यवसाय करना, और शूद्र का काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। यहाँ तक कि उनसे बहुत ज़्यादा छुआछूत था, छुआछूत की प्रथा क्या था, अनटचेबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, इस तरह से भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में एक विसंगतियाँ व्याप्त थी, जिसका उन्होंने बहुत ही दबे शब्दों में और बहुत ही बड़ी बात कह दी कि मैं मानता हूँ कि शूद्रों में अपवित्रता होती है, लेकिन उसे पवित्र होने का अवसर तो मिलना चाहिए, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में उन्हें पवित्र होने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। क्लियर, ये इतनी बातें उन्होंने कहे थे। हमारे सामाजिक वर्ग इतना ही मोटा मोटा नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी किताब-उल-हिंद में इन सारे तथ्यों का वर्णन किया। क्लियर, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग दूसरा यात्री इब्न बतूता। आप सभी को पता है कि इब्न बतूता 1337 में हिंदू कुश पर्वत के रास्ते हिंदू कुश पर्वत के रास्ते भारत पहुंचते हैं। इब्न बतूता, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आते हैं। ये हिंदू कुश पर्वत जो आज अफगानिस्तान का हिस्सा बन चुका है, इस रास्ते से भारत में प्रवेश करते हैं। इब्न बतूता को हम ऐसा कह सकते हैं मोरक्को के रहने वाले थे। इनको विद्वता वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी इनको प्राप्त था। यह कह सकता हूँ कि इनको विरासत के रूप में, अपने विरासत के रूप में इनको विद्वता प्राप्त थी। तो कोई विसंगतियाँ नहीं होगी, क्योंकि इनके पिताजी भी यात्री रह चुके थे, इनके दादाजी भी यात्री रह चुके थे। इन्होंने 1337 में भारत आते हैं, जब भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पागल शासक भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। जब ये भारत आते हैं तो चूंकि इनकी भाषा शैली बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए इनको कोकिले हिंद की उपाधि दे दी गई। कोकिले हिंद। और दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया। काजी नियुक्त कर दिया गया। इन्होंने पुस्तक लिखा था। इन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया अपनी पुस्तक रिहला में। इन्होंने यहाँ के दास प्रथा का वर्णन किया। इन्होंने वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया। इन्होंने अलग अलग जिस किसी भी तथ्य से प्रभावित हुए उनका इन्होंने वर्णन किया। यहाँ तक कि इन्होंने तुगलक वंश के बारे में भी नहीं छोड़ा। इन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में कि तुगलक वंश एक निर्दयी शासक वंश है, क्योंकि छोटी छोटी गलती पर बहुत बड़ी या कठोर दंड का प्रावधान था।
छोटी मोटी चोरी करने पर हाथ कटवा लिया जाता था। इसीलिए इन्होंने रेहला में आलोचना किए थे और जिस आलोचना के कारण इनको काजी पद से हटाकर इनको सीधे सीधे कारागार में मोहम्मद बिन तुगलक ने डाल दिया था। लेकिन जब उनकी गलतफहमी खत्म हो गई तो यहाँ से फिर इनको रिहा करके पुनः दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और 1345 ईस्वी में वो चीन के रास्ते अपने देश चले गए। ये कौन थे हमारे थे ये इब्न बतूता। इन्होंने भारतीय दास प्रथा के बारे में बताया था कि विश्व में दास प्रथा प्रचलित है, लेकिन भारतीय दास प्रथा सबसे अलग है। यहाँ पर दासों को भी उनकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है, जो कहीं न कहीं विश्व के किसी कोना में ये उपलब्धि नहीं थी। वैसे तो दास और दासियाँ इब्न बतूता के साथ भी बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय दास प्रथा से इतना प्रभावित हुए कि यहाँ पर दासों को भी योग्यता के अनुसार ही कार्य दिया जाता था। उन्हें ऐसा नहीं कि किसी तरह के प्रतिबंधित करके रखा जाता हो। ये भारतीय दास प्रथा की एक अच्छी बात उन्होंने बताया। ये था दास प्रथा। उसके बाद उन्होंने डाक प्रणाली का भी वर्णन किया। भारतीय डाक प्रणाली को उन्होंने उन्नत डाक प्रणाली बताया कि नज़दीक के लिए पैदल डाक व्यवस्था है और दूर के जो डाक व्यवस्था के लिए घुड़सवार डाक की व्यवस्था है। ये भारतीय डाक प्रणाली बहुत ही उत्तम है, बहुत ही व्यवस्थित है। ऐसा किसको मानना था? इब्न बतूता का मानना था। क्लियर? यहाँ के सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया। सामाजिक व्यवस्था के बारे में कि मैं मानता हूँ सामाजिक व्यवस्था, उनका कहना था कि भारत में निश्चित तौर पर यहाँ पर वर्ण व्यवस्था पर्याप्त है जो समाज को अलग अलग वर्णों में बांटने का काम करता है, परंतु भारतीय सामाजिक व्यवस्था इस तरह से बंधी हुई है कि अलग होने के बावजूद भी सभी एकजुटता या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह से जुड़े हुए हैं कि इनको अलग करना इतना आसान नहीं है। आप ये देखिए, उन्होंने तर्क भी दिया कि भाई कि कोई भी कर्म अगर शुभ कर्म हो तो वहाँ पर निम्न वर्ग जो है जब तक उनका सहयोग ना मिले तब तक वो कर्म पूरा ना हो। इस तरह से उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था का उन्होंने मूल्यांकन किया था, उन्होंने वर्णन किया था। कौन? इब्न बतूता। क्लियर? ये दोनों हमारे यात्री थे। कौन कौन? अल-बरूनी और इब्न बतूता। क्लियर? अब तीसरा और अंतिम यात्री के बारे में भी हम लोग बातचीत कर ही लेते हैं। तीसरा और अंतिम यात्री आते हैं फ्रांसवा वर्नियर। फ्रांसवा वर्नियर 1665 में ये 56 में ये भारत पहुंचते हैं। जिस समय ये भारत आए थे, भारत पर मुगल वंश का शासन था। इन्होंने भारत को कंगालों का देश बताया, गरीबों का देश बताया, कंगालों का देश या गरीबों का देश बताया। इनका मानना था कि भारत में सिर्फ और सिर्फ राजा और उनके सगे संबंधी ही खुश हैं और उसके बाद सभी कहीं न कहीं गरीब या कंगाल हैं। समझ में आया? दूसरी बात है, इन्होंने अपने पुस्तक ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर ने भारत की सती प्रथा का भी आलोचना किया। सती प्रथा, इन्होंने एक 16 वर्षीय लड़के को सती होते देख लिया था लाहौर के आसपास। जब इन्होंने भारत यात्रा पर थे तो इन्होंने देखा कि एक बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके आवाज़ को किसी ने भी नहीं सुना और पति की चिता में उसे भी झोंक दिया गया या जिंदा जला दिया। क्लियर? इसलिए इनका पूरा का पूरा ध्यान सती प्रथा या भारत में नारियों की स्थिति पर चला गया। इन्होंने ऐसा कहा कि भारत में महिलाओं की स्थिति, नारी की स्थिति सबसे विकट है। वहाँ पर महिलाओं के पति की मृत्यु के बाद कोई उनका भरण पोषण नहीं करना चाहता, इसीलिए पति के चिता के साथ उनको जला दिया जाता है। इतना असहाय महिलाओं को कर दिया गया है, इतना निर्दयता से यहाँ पर काम किया जाता है, जिसके लिए इन्होंने पूरा का पूरा आवाज़ उठाते रहे। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि ये अपने
अपनी तरफ से उन्होंने पूरा का पूरा जो मुगल ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक लिखे थे उनमें भी इन्होंने पूरा का पूरा वर्णन करते रहे कि महिलाओं की स्थिति भारत में बहुत दयनीय है। ना ऐसा जो एक समय जो भारत में महिलाओं की स्थिति पूजनीय थी, पूजी जाती थी महिलाएं, आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, इतना असहाय हो गई हैं कि उन्हें पति के चिता के साथ जला दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनका कोई आगे भरण पोषण नहीं करना चाहता, कोई उनका परवरिश नहीं करना चाहता। इसीलिए इन्होंने भारत को कंगालों का देश कहा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन, चूंकि ये जिस तथ्य का भी अध्ययन करते थे उसकी तुलना फ्रांस से करते थे, और फ्रांस से तुलना करने के कारण इनको हर एक चीज़ में कमियां नजर आई, और निश्चित तौर पर भारत को ये पिछड़ा पाते थे, और इसीलिए भारत को जिस किसी भी तथ्य का इन्होंने वर्णन किया उसमें बहुत सारी कमियां ढूंढते रहे, और यही अंतर रह गया अन्य यात्री में और बर्नियर में। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ देता है कि बर्नियर के भारत यात्रा या भारत वृत्तांत और इबन बतूता के भारत वृत्तांत या अलबरूनी के भारत वृत्तांत में क्या अंतर है, तो हम लोग यही तथ्य का उल्लेख करते हैं कि बर्नियर जिस किसी भी तथ्य का वर्णन करते हैं उसकी तुलना कहीं न कहीं वो फ्रांस से करते हैं, जिसके कारण भारतीय हर एक तथ्य में उनको कमियां नजर आई। वहीं पर इबन बतूता या अलबरूनी उस तथ्य किसी भी तथ्य की तुलना किए बगैर वर्णन करते हैं, इसीलिए कहीं कमी नजर आए तो कहीं उसी में अच्छाइयाँ भी देखने को मिली। यही हमारा है यात्रियों के नज़रिए से भारतीय व्यवस्था का हमने वर्णन किया। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स जरूर करना। तो बाकी देख लीजिएगा, कहीं कोई पॉइंट छूटा नहीं होगा। एक बार अगर बंद हो गया